तो ये जो वेरिएशन है देखिए इस पॉइंट पर आकर ये लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप इधर क्या हुआ, मूव करते गए लेफ्ट साइड में, मतलब आपने वाटर ऐड किया, डाइल्यूशन इंक्रीज की, एक पॉइंट पर आकर आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम। ऐसे ऊपर ज़ीरो बनाते हैं या आप इन्फिनिटी बना सकते हैं और इसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या एनसीईआरटी में इसको कहा गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये तो बात हो गई, मतलब मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, इसका आगे बड़ा यूज़ भी होगा। अब मान ली हमने यहाँ पर HCl के लिए ग्राफ बनाया, अगर ऐसा ही आपको कहा जाए KCl और HCl इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें या इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी निकालें, तो KCl के लिए ग्राफ इसके नीचे होगा, मतलब होगा सेम ऐसे ही वेरिएशन, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने सेम ली है, बट ये ऐसे ही इसके नीचे लाइन आएगी किसके लिए, KCl के लिए। या किसी भी जितने भी कटायन हैं, मतलब अदर देन H पॉजिटिव आयन, सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे Cl तो कॉमन है तो दोनों की मोबिलिटी सेम होगी, बट H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन इन दोनों में से जो मोबिलिटी है वो H पॉजिटिव आयन की ज़्यादा है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ उसका ऊपर होगा। हमेशा याद रखिए H पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी का मतलब होता है मोमेंट ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है जितने भी कटायन होते हैं, तो इसलिए KCl ग्राफ हमेशा HCl से नीचे आएगा। जैसे आप NaCl लो, उसका ग्राफ भी नीचे आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cl की मोबिलिटी तो सेम है, बट कटायन की मोबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ऊपर ग्राफ में होगा। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, उसका वेरिएशन स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये जो हमने ग्राफ पीछे स्टडी किया था वही सेम ग्राफ है लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर HCl के लिए। अब इसमें जो है ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, m स्लोप है, c है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो ग्राफ है इसमें आपका जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या किया लिया है, लैम्डा एम लिया है, और x पे क्या लिया है हमने, अंडर रूट ऑफ सी, सी इज कंसंट्रेशन। तो इसलिए देखिए इस इक्वेशन में हमने y की जगह लैम्डा एम लिख लिया और x यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सी ले लिया। जो आपका ये y इंटरसेप्ट c यहाँ पर है, ये y इंटरसेप्ट ये हुआ आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी, क्योंकि ये आकर y पे कट कर रही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लैम्डा एम इन्फिनिटी पुट कर दिया c की जगह पर। अब ये जो आपका स्लोप है m, यहाँ पर स्लोप जो है देखिए, क्योंकि स्लोप किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अगर लाइन ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होता है, नीचे आती है तो नेगेटिव। अब इसकी लाइन नीचे आ रही है मतलब स्लाइटली नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर स्लोप हमने क्या लिया, -b, इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू -b। तो इसको रीअरेंज करके बन गया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी -b अंडर रूट सी। इस इक्वेशन को कहते हैं डिबे हक्कल इक्वेशन कहते हैं, और इसका यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ यूज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। इसको हम इसलिए लैम्डा एम सी भी लिखते हैं, सी मतलब कंसंट्रेशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, इसलिए लैम्डा एम सी होता है। जबकि दूसरा है लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट। और बी क्या है, बी यहाँ कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर। जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर, मतलब किसका विस्कोसिटी क्या है, उसका सरफेस टेंशन क्या है, उस पर बी की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई है ये इक्वेशन एप्लीकेबल है
ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वहाँ वेरिएशन डिफरेंट होगा। इसलिए इट इज़ ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, KCl, NaCl, such type of electrolytes. Next is variation of lambda m with dilution for weak electrolyte. देखिए पिछला हमने सारा कुछ पढ़ा स्ट्रॉन्ग के लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका एस्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें भी सेम लिया है हमने, वाई एक्सिस पर लैम्डा एम लिया मोलर कंडक्टेंस, और एक्स एक्सिस पर अंडर रूट ऑफ सी लिया है। तो ये एसिटिक एसिड CH3COH के लिए ग्राफ है। इसमें इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, जब आप लेफ़्ट में मतलब एक्सिस के ऊपर लेफ़्ट में मूव करेंगे, मतलब आप वाटर ऐड करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रही है या डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं, तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है। बट यहाँ पर एक एब्रप्ट चेंज है, एकदम से वेरिएशन ज़्यादा हो गई है, जबकि पिछले केस में आपने देखा था बहुत स्मॉल वेरिएशन थी। क्यों यहाँ पर इस तरह की वेरिएशन है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिसोसिएशन है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम होती है। जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर इस मान लीजिए एस्टिक एसिड के लिए आपसे कोई कहे फॉर्मिक एसिड के लिए ग्राफ बनाओ, तो फॉर्मिक एसिड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर आएगा ऐसे। फॉर्मिक एसिड ये इस तरह ग्राफ होगा। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, ये फॉर्मिक एसिड है। अब आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड का ग्राफ ऊपर क्यों आया, तो उसका रीज़न ये है कि फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो ग्राफ उसके ऊपर बनेगा। फॉर्मिक एसिड का ग्राफ ये है, एस्टिक एसिड का ग्राफ ये इस तरह से आता है। अब इसमें एक चीज़ जो चेंज है वो ये है कि आप इस ग्राफ का यूज़ करके लैम्डा एम इन्फिनिटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये इसके पैरेलल वेरी कर रहा है। मतलब कंसंट्रेशन चाहे आप डाइल्यूशन कितनी भी इनफाइनाइट कर दें, कभी भी कंसंट्रेशन या ज़ीरो नहीं होगा, इस लाइन को कट नहीं करेगा। और इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी ग्राफ के हेल्प से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमने स्ट्रॉन्ग में देखा था कि वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा था, मतलब सी की वैल्यू एक जगह पर ज़ीरो हो रही थी, और हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी जो है वो, या आप कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन हो रही थी। वो चीज़ आप इस ग्राफ में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कोलार्च लॉ करेंगे वहाँ यूज़ करेंगे। कोलार्च लॉ हालांकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए भी, बट ज़्यादा यूज़ वीक के लिए होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट वीक के लिए हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वीक के लिए हम कोलार्च लॉ का यूज़ करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो क्लियर हुआ, दोनों की वेरिएशन आपको समझा दी कि मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन विथ डाइल्यूशन किस तरह से आप स्टडी कर